मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय आलोहार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन वीर गाथात्मक रचनाएं या कहिए कि वीर गाथा काल के साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चारण एवं भाट कवियों की वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इस काल के साहित्य का प्रमुख केंद्र राजस्थान रहा है। इस राज्याश्रित युग में खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि अनेक रासो ग्रंथों की रचना हुई। ये सभी रचनाएं अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं, फिर भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय कराने में ये रचनाएं अवश्य ही सहायक हैं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं। ऐतिहासिक काव्य। इस काल में ऐतिहासिक पुरुषों से संबद्ध काव्य तो मिलते हैं, लेकिन उनमें तत्संबंधी तथ्यों का नितांत अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वह पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। इन काव्यों में संभावनाओं पर बल देकर घटनाएं बनाई गई हैं। प्रामाणिकता का अभाव। ऐतिहासिकता के अभाव के कारण ये काव्य प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते। इन काव्यों में प्रक्षिप्त अंश भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए बीसलदेव रासो का कवि अपने को बीसलदेव का समकालीन मानता है, फिर भी घटनाओं के तिथि क्रम में भिन्नता है। यही बात पृथ्वीराज रासो के विषय में भी कही जा सकती है। राजाओं का यशोगान। इन रासो ग्रंथों में नायक की धर्मवीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य आदि का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया गया है। इन कवियों की दृष्टि अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता तथा उसके प्रतिपक्षी राजा की हीनता के वर्णन में रमती थी। युद्धों का विस्तृत सजीव वर्णन। रासो ग्रंथों में युद्धों के विस्तृत वर्णन है। आलाखंड में आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के युद्धों में पृथ्वीराज, जयचंद, गौरी आदि के युद्ध अवलोकनीय हैं। चंद केवल कवि न थे, पृथ्वीराज के सामंत भी थे, इसलिए उनके पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान रूप में हुआ है। केवल चंद ही नहीं, सभी चारण एवं भाट कवियों का युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि वे केवल कलम के धनी ही नहीं थे, बल्कि तलवार के भी धनी थे। साथ ही वह समय भीतरी कलह और बाह्य आक्रमणों का था, अतः अपने आश्रयदाताओं को युद्धों के लिए प्रोत्साहन देना कवियों का प्रमुख कर्तव्य था। चारण कवियों के युद्ध वर्णन अपने प्रवर्ती तथा पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक सुंदर बन पड़े। उनमें संस्कृत कवियों की भांति केवल सैन्य वैभव का ही नहीं, बल्कि युद्ध समय में योद्धाओं की उमंगों, उनकी मनोदशाओं और क्रियाकलापों का भी चित्रण है। पृथ्वीराज रासो से एक उदाहरण देखिए। उठी राज पृथ्वीराज, बाग लग मनोवीर नट, कढ़त तेग मन वेग लगत, मनो बीजू झट घट। अगली विशेषता है वस्तु वर्णन। चारण कवियों का ध्यान कथा विकास की ओर बहुत कम गया है। अनेक प्रकार के वर्णनों में ही उनकी रुचि लक्षित होती है।
उनके ग्रंथों में रणसज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नक्षिक सौंदर्य, जलकेली, आखेट और रीतुओं के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। कहीं कहीं परिगणन शैली को अपनाया गया है। रस, रासो काव्यों में विविध रसों के होते हुए भी वीर और श्रृंगार को ही प्रधानता मिली है। वीर रस का तो अपूर्व परिपाक हुआ है। उस युग में आबाल वृद्ध सभी में युद्ध के लिए अदम्य उत्साह था। बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार राजपूतों का आदर्श था। राजपूत जहाँ अपने गौरव की रक्षा के लिए अपनी वीरता का परिचय देने में नहीं चूकते थे, वहाँ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए भी उत्सुक रहते थे। वीर काव्यों में वर्णित युद्धों का कारण कोई न कोई राजकुमारी होती थी, इसलिए उनमें श्रृंगार रस का आना स्वाभाविक था। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग में से संयोग का वर्णन ही अधिक है। संयोग श्रृंगार में रूप सौंदर्य, वय संधि, नक्षिक वर्णन की सुंदर योजना है। पद्मावती की वय संधि का चित्रण पृथ्वीराज रासो में सुंदर बन पड़ा है। विष्णुदेव रासो में संयोग और वियोग के उदाहरण पर्याप्त हैं। इस प्रकार चारण काव्यों में श्रृंगार और वीर रस को इकट्ठे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजपूतों का लक्ष्य जीविते लभ्यते लक्ष्मी, मृते चापी सुरांगना हो। इन दो प्रमुख रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक एवं अद्भुत रस का भी इन रचनाओं में समावेश है। डिंगल एवं पिंगल, इन कवियों ने डिंगल एवं पिंगल भाषाओं में रचनाएं की। उन दिनों ये राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं थी। इसके अतिरिक्त सट भाषा पुराणम च कुरानम के अनुसार उन पर संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज आदि का भी प्रभाव पर्याप्त था। रासो काव्यों में भाषा की शुद्धता तथा व्याकरण विषयक व्यवस्था का अभाव है। पृथ्वीराज रासो के विषय में शुक्ल जी का मत है, भाषा की दृष्टि से यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। छंदों में अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत शब्दों की नकल की। छंद वैविध्य, छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ उतना इससे पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, पद्धरी, आर्या, रोला, छप्पे आदि छंदों की भरमार है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भावभंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए छंदों में गति धारण करती चलती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार वैसे तो हर तलवार की झंकार में चंद, तोटक, तोमर, पद्धरी और नाराज पर उतर आते हैं, पर जमकर ये छप्पे और दूहा में ही लिखते हैं। अलंकृति, रासो काव्य में अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है। शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों का चमत्कार उनमें दर्शनीय है। इन काव्यों में अलंकार पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप में आए हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति का प्रचुर प्रयोग हुआ है। महत्व, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से निजी महत्व है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है।
भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह साहित्य अत्यंत उपयोगी है। कल्पना के अतिरेक में भी इन रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास इस युग के साहित्य के विषय में लिखते हैं, इस काल के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तरह सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी क्षमता नहीं रखती।